नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश विद सर में आपका स्वागत है। कंडीशनल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके बेसिक से लेकर चार रूल तक कंप्लीट कर लिए और आशा करता हूं कि शायद आपको समझ में भी आया होगा। अब इसके रूल नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे कि 5 कौन सा सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त के वाक्य। तो इसके अंदर हमने 1 से 4 तक रूल है वो कंप्लीट कर लिए, यानी प्रोबेबल है कंडीशनल सेंटेंस का जो पार्ट था प्रोबेबल वो हमने कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, यानी ये सभी शर्त वाले वाक्य होते हैं और 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल। और ये वाक्य प्राय इफ और व्हेन से शुरू हुए मिल सकते हैं आपको, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। उसके बाद इसका प्रोबेबल के अंदर रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि अगर इफ वाला वाक्य और बिना इफ वाला वाक्य दो उपवाक्य होते हैं। इफ वाला वाक्य है वो इफ है, इफ से शुरू मिल सकता है, व्हेन से शुरू मिल सकता है, अनलेस से शुरू मिल सकता है, विल टिल से मिल सकता है, अनटिल से भी मिल सकता है। ये सभी प्रेजेंट सिंपल से होंगे और बिना इफ वाला वाक्य वो फ्यूचर सिंपल से होगा। यानी इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस ओ एस मिलेगा, तो हमें बिना इफ वाले वाक्य के अंदर किसका प्रयोग करना है, शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आई वी के साथ शैल करेंगे अन्यथा विल करेंगे। उसी प्रकार तीसरा रूल को बताया था कि इम्प्रोबेबल यानी परिकल्पना वाले। तो इसमें इफ वाला उपवाक्य पास्ट सिंपल में हो तो बिना इफ वाले वाक्य में शुड, वुड, कुड, माइट का प्रयोग करेंगी। और अगर आपको भाव ज्ञात न हो कि शुड का प्रयोग करें, वुड का प्रयोग करें, माइट का प्रयोग करें या कुड का प्रयोग करें, तब आप वुड का ही प्रयोग करें, वुड का प्रयोग उचित रहेगा। इसी प्रकार रूल नंबर 4 के अंदर हमने अध्ययन किया कि इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब दिया हुआ मिल सकता है। यानी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, जरूर नहीं है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब भी दिया हुआ मिल सकता है। तो बिना इफ वाले वाक्य में आप किसका प्रयोग करोगे, शुड, वुड या शुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे। और भाव ज्ञात न हो शुड, वुड का, तो आप वुड का ही प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अब इसके रूल नंबर 5 की तरफ हम रुख करेंगे कि रूल नंबर 5 के अंदर कि यदि इफ वाले वाक्य में यदि इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान है, यानी एक रिक्त इफ, यदि इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान है और ब्रैकेट में और ब्रैकेट में बी दे रखा है, बी
दे रखा है, यानी इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान है और ब्रैकेट में बी दे रखा है, तो रिक्त स्थान में वर आएगा, वाज का प्रयोग गलत होगा। वाज का प्रयोग गलत हो गया या नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान और ब्रैकेट में हमें बी दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, उस रिक्त स्थान के अंदर वर का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से इस रूल नंबर 5 को समझने का प्रयास करेंगे। यानी इफ है आई, आगे रिक्त स्थान और ब्रैकेट में हमें दे रखा है बी, टेकिंग कॉमा आई वुड लिव इन ए पैलेस, यानी महल में। तो इसके अंदर ध्यान देना, एक तो इफ वाला वाक्य है और एक बिना इफ वाला। ये वाक्य दे रखा है वो इफ वाला है और ये वाक्य बिना इफ वाला। तो रूल के अंदर आपको यही बताया गया है कि यदि इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान हो, है इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान और ब्रैकेट में बी दे रखा है, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, वर का। वाज का प्रयोग गलत होगा, यानी वाज का प्रयोग नहीं कर सकते। अब इसके बाद रूल नंबर 5 के बाद रूल नंबर 6 के अंदर 6 लिख सकते हो, या इसका जो थर्ड पार्ट है इम्पॉसिबल सेंटेंस, इम्पॉसिबल सेंटेंस, यानी असंभव वाक्य, असंभव वाक्य। तो इसके अंदर इफ वाले में क्या मिलेगा, इफ वाले वाक्य के अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। और बिना इफ वाले वाक्य में किसका प्रयोग करना होगा, वुड हैव, शुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट के अंदर है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन प्राय आपको बताया गया है कि अगर भाव का पता न चले तब हम किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव का ही प्रयोग करेंगे। वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमने 5 रूल तक अध्ययन कर लिया था। रूल नंबर 6 के अंदर क्या है, इसी का है इम्पॉसिबल का। यदि इफ वाला वाक्य, यदि इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो तो, पास्ट परफेक्ट में हो तो
बिना इफ वाले वाक्य में बिना इफ वाले वाक्य में प्राय शुड हैव वुड हैव शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान देना, अगर इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो यानी इफ वाले वाक्य में यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो बिना इफ वाले वाक्य में हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड हैव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल के अंदर देखिए, एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझेंगे। इफ नीतू हैड इनवाइटेड, if Nitu had invited me, I रिक्त स्थान go there। अब ध्यान देना, इफ वाला वाक्य के अंदर क्या दे रखा है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैड प्लस वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो बिना इफ वाले वाक्य में शुड हैव वुड हैव का प्रयोग करेंगे और प्राय में किसका प्रयोग करना है? वुड हैव का प्रयोग करना है। प्राय में किसका प्रयोग करना है? वुड हैव। तो वुड हैव प्राय में किस? वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गोन। तो हेंस क्या हो गया? वुड हैव गोन। इसी प्रकार इसके रूल नंबर 7 के बारे में देखेंगे कि रूल नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है कि यदि वाक्य का भाव, यदि वाक्य का भाव या अर्थ है, यदि वाक्य का भाव या अर्थ है आदतन कार्य, आदतन कार्य अथवा अथवा बार बार आदतन कार्य अथवा बार बार होने वाले कार्य का, बार बार होने वाले कार्य का हो तो इफ वाले और बिना इफ वाले, बिना इफ वाले दोनों वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस वाई ई एस। जब हम वाक्य का भाव क्या हो? आदतन कार्य अथवा बार बार होने वाले कार्य का हो, तब इफ वाला वाक्य हो चाहे बिना इफ वाला, दोनों वाक्यों में क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल यानी कर्ता बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कर्ता एक वचन के साथ क्या आएगा? एस वाई ई एस आएगा। तो सेंटेंस के द्वारा देखेंगे, इफ है द डॉग सीज द कैट
इफ द डॉग सीज द कैट इट रिक्त स्थान बार्क लाउडली। वर्ब दे रखी है इसके अंदर, बार्क दे रखी है। क्या दे रखी है? बार्क। ध्यान देना, वाक्य का भाव देखना है कि आदतन कार्य अथवा बार बार होने वाला कार्य हो, चाहे तो आदतन कार्य हो यानी कोई चीज की आदत हो, या बार बार कोई कार्य होने वाला हो। तो इफ और बिना इफ दोनों वाक्यों में क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल होगा। तो देखिए, इफ द डॉग सीज द कैट, यदि कोई कुत्ता बिल्ली को देखता है, यहाँ पर इट है, इट बार्क लाउडली, जोर जोर से क्या करता है? भौंकता है। भौंकना उसकी आदत है या नहीं है? क्योंकि जैसे ही बिल्ली को देखेगा तो भौंकना शुरू करेगा, नॉर्मल है। तो चाहे इफ वाला वाक्य हो चाहे बिना इफ वाला, दोनों वाक्यों में क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ क्या आएगा? एस ओ एस। पहले इफ वाली वाक्य में देखेंगे। इफ वाली वाक्य में सीज दे रखा है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है? एस वाई एस दे रखा है। तो बिना इफ वाले वाक्य में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब के साथ क्या आएगा? एस वाई एस। ये एस वाई एस क्यों दे रखा है? क्योंकि डॉग है वो एक वचन है, एक वचन हो तो क्या होगा? वर्ब के साथ एस वाई एस आएगा, और बहुवचन हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो इसी प्रकार इट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो क्रिया के साथ क्या आएगा? एस वाई एस। वर्ब के साथ क्या आया? एस। इसी प्रकार है, इसका आंसर हो गया बार्क्स। अब रूल नंबर 8 के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले नोट लगा कर लिखिए एक चीज। नोट, ऐसे वाक्य में, ऐसे वाक्य में बिना इफ वाले वाक्यों में वाक्यों में शैल विल शुड वुड शैल विल शुड वुड का प्रयोग नहीं होगा। यानी प्राय बिना इफ वाले वाक्य में शैल विल शुड वुड का प्रयोग होता है, लेकिन ऐसे वाक्य के अंदर बिना इफ वाले वाक्य में शैल विल शुड वुड का प्रयोग नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि किसका प्रयोग होगा और किसका नहीं होगा। इसके बाद रूल नंबर 8 की तरफ रुक करेंगे। लास्ट रूल है, इस कंडीशनल सेंटेंस आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। यदि बिना इफ वाले वाक्य में बिना इफ वाले वाक्य में वुड हैव शुड हैव would have should have might have would have would have हो तो इफ वाले वाक्य के रिक्त स्थान इफ वाले वाक्य के रिक्त स्थान के बाद
स्थान के बाद कोष्टक या ब्रैकेट में कोष्टक में बी हो तो रिक्त स्थान में हैड बीन का प्रयोग होगा। प्रयोग होगा। यानी यदि बिना इफ वाले वाक्य में वुड हैव हो, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, इनमें से कोई भी हो तो इफ वाले वाक्य के रिक्त स्थान की बात है। यानी बिना इफ वाले में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव हो और बिना इफ वाले रिक्त स्थान के बाद ब्रैकेट के अंदर अगर हमें क्या मिले, बी मिले, तो रिक्त स्थान के अंदर किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे, ध्यान देना। इफ आई रिक्त स्थान बी, इफ आई रिक्त स्थान बी, यू आई शुड हैव refused it, ध्यान देना। तो इसके अंदर दो वाक्य दे रखे हैं, इफ वाला और बिना इफ वाला। तो इस बताया था अगर इफ बिना इफ वाले वाक्य में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव दे रखा है, तो इफ वाले वाक्य में अगर ब्रैकेट में बी दे रखी हो तो हमें किसका प्रयोग करना है, हैड बीन का। तो इसका आंसर हो गया हैड बीन। इसी प्रकार अपना आज का जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, ये कंप्लीट हो गया। आज कंडीशनल सेंटेंस के बारे में एक बार फिर से देखिए किस किस चीज़ का हमने अध्ययन किया। 5 नंबर टूल से हमने स्टार्ट किया कि यदि इफ वाले वाक्य में रिक्त स्थान है और ब्रैकेट में बी दे रखा है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, वर आएगा, वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके बाद हमने पढ़ा इम्पॉसिबल सेंटेंस, जिसे असंभव वाक्य कहते हैं। तो इफ वाले वाक्य में हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो बिना इफ वाले वाक्य में किसका प्रयोग करना है, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और प्रायभाविक भाव ज्ञात न हो तो पहले भी आपको दिखा दिया है कि हमें किसका प्रयोग करना है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 6 के अंदर हमने क्या सीखा कि यदि इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो तो बिना इफ वाले वाक्य में प्राय शुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार रूल नंबर 7 के अंदर हमने देखा कि यदि वाक्य का भाव या अर्थ आतन कार्य तो बार बार होने वाले कार्य का हो तो इफ वाले और बिना इफ वाले दोनों वाक्य में क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा। यानी बार बार होने वाला कार्य हो या कोई ऐसा कार्य हो जिससे यह भाव पता चले कि इसके अंदर आदत बताई जा रही है, तो इफ वाले और बिना इफ वाले दोनों वाक्यों के अंदर प्रेजेंट सिंपल आएगा। यानी कर्ता बहुवचन होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कर्ता एक वचन होने पर वर्ब के साथ एस आएगा। नोट के अंदर हमने देखा कि ऐसे वाक्य में यानी बिना इफ वाले वाक्य में शैल, विल, शुड, वुड का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद हमने रूल नंबर 8 के अंदर देखा कि यदि बिना इफ वाले वाक्य में वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव,
शुड हैव, यहाँ पर शुड हैव है, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, हो। तो इफ वाले वाक्य के रिक्त स्थान के बाद ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दे रखा हो, बी दे रखा हो, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग होगा, हैड बीन का प्रयोग होगा। तो यह आज हमारी कंडीशनल सेंटेंस की इसका सेकंड पार्ट था। और आज इस दो पार्ट के अंदर हमने इस कंडीशनल सेंटेंस को, जो कक्षा 12 के अंदर है, ग्रामर के अंदर एक टॉपिक दे रखा है, दो पार्ट के अंदर इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और परीक्षा में भी शायद आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की और आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये जो क्लासें आपको दी जा रही है, ये निश्चित रूप से एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे कल के क्लास के अंदर, कल नया टॉपिक लेकर आएंगे।